नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और पॉल साइंस की लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस इस डिस्कशन के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले 3 स्टोरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ जनार्दन, रामधारी और सारिका। इन 3 स्टोरीज के ऊपर डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। इसमें हम 5-6 एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर हम समझेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने हमारी जो कंट्री है, हमारे सराउंडिंग्स है और हमारे खुद के नीड के ऊपर, हमारे खुद के लाइफ के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट डाला है, कितना बड़ा हमारे ऊपर चैलेंज ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारे ऊपर पड़ा है। और ये सारी बातें हम इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ जनार्दन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जनार्दन जो है वो कॉल सेंटर के अंदर काम करता है। और कहाँ का कॉल सेंटर है? वो यूएस के कॉल सेंटर के अंदर काम करता है। और यूएस में आपको पता है कि हमारे यहाँ जब दिन होता है तो यूएस में रात होती है, और हमारे यहाँ रात होती है तो यूएस में दिन होता है। तो वही है कि ये जो जनार्दन है वो इवनिंग के टाइम पे अपने वर्क के लिए निकलता है, और जैसे ही वो कॉल सेंटर के अंदर एंटर करता है उसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जनार्दन से उसका नाम जॉन बन जाता है। जनार्दन जिन लोगों से कंसल्ट करता है, जिन लोगों से बात करता है, जो उनके क्लाइंट्स है, वो उनसे कभी मिल भी नहीं पाता, वो रात को काम करता है। हाँ, और एक और चीज़ कि अगर उसको हॉलीडे चाहिए, उसके पास जो हॉलीडेज मिलती है वो यूएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग मिलती है, ना कि इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास ये जो जनार्दन की कंप्लीट स्टोरी हमने अभी डिस्कस की, इसके अंदर हमारे पास जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो है कि हमारे पास जो जनार्दन है वो यूएस के कॉल सेंटर के अंदर काम करता है। जैसे ही वो कॉल सेंटर के अंदर एंटर करता है उसका नाम चेंज हो जाता है, जॉन। वो जनार्दन से जॉन बन जाता है जैसे ही वो कॉल सेंटर के अंदर एंटर करता है। आगे हमारे पास अगला तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि वो पूरी रात काम करता है, दिन में वो रेस्ट करता है। क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग जब इंडिया में दिन रहता है तो यूएस में रात होती है, और जब यूएस में दिन रहता है तो इंडिया में रात होती है। तो यूएस के अकॉर्डिंग वो दिन में यूएस में काम करेगा, यानी कि इंडिया में वो रात को काम करेगा। और अब फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारे पास जो जनार्दन को जो हॉलीडेज मिलती है वो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, वो यूएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग मिलती है, क्योंकि जनार्दन जो है वो यूएस के कॉल सेंटर के अंदर काम करता है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ रामधारी। अब इस स्टोरी के अंदर हमारे पास है कि रामधारी शॉपिंग पे जा रहा होता है, क्योंकि उसको अपने डॉटर के लिए, अपनी 9 ईयर्स ओल्ड डॉटर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट चाहिए होता है। उसने अपनी डॉटर को एक बाइसिकल प्रॉमिस की होती है, और वो देखता है कि कौन सी अफोर्डेबल और रीजनेबल बाइसिकल मार्केट में अवेलेबल है। उसकी वांट क्या है कि वो उसको रीजनेबल और अफोर्डेबल बाइसिकल चाहिए। तो मार्केट में जैसे ही राउंड लगाता है तो उसे एक बाइसिकल पसंद आ जाती है जो कि अफोर्डेबल भी है और रीजनेबल क्वांटिटी भी है उसकी। पर वो जो प्रोडक्ट है, जो बाइसिकल है, वो बनी कहाँ थी? वो बनी थी चाइना के अंदर, पर उसकी जो मार्केटिंग हुई थी वो मार्केटिंग हो रही थी इंडिया के अंदर। मीन्स जो प्रोडक्ट बना चाइना के अंदर और मार्केटिंग कहाँ हुई? इंडिया के अंदर। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी एक फुलफिल होगी, तो वो एट लास्ट अपनी बाइसिकल वो खरीद लेता है जो कि मेड इन चाइना है। अब आगे स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि पिछले साल रामधारी ने अपनी बेटी के लिए गुड़िया एक डॉल खरीदी थी जो मेड इन यूएस थी, पर उसकी मार्केटिंग कहाँ हो रही थी? इंडिया के अंदर हो रही थी। मीन्स उसने लास्ट ईयर और इस साल, उसने दोनों साल फॉरेन के प्रोडक्ट्स खरीदे जो कि इंडिया के अंदर मार्केटिंग हो रही थी, वो इंडिया के अंदर सेल हो रहे थे। मीन्स प्रोडक्ट कहाँ के थे? यूएस के थे, पर इंडिया के अंदर उनकी सेल हो रही थी। तो ये हमें दर्शाता है कि किस तरह एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज हो रहा है। हम आगे ये डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, और ये जो तीनों स्टोरी है इनका कंक्लूजन हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम तीनों स्टोरीज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम स्टोरी ऑफ सारिका के डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सारिका एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर थी जिसने अपने स्कूलिंग के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसका मतलब क्या है कि जो स्कूलिंग के टाइम पे सारिका एक बहुत अच्छी, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करती थी। पर जब स्कूलिंग के बाद उसके पास जो अपॉर्चुनिटी आई जॉब लेने की, आई और अपना करियर, अपना इंडिपेंडेंट करियर शुरू करने की आई, तो उसके सामने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आए। उसके फैमिली मेम्बर्स ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, उसके रिलेटिव्स ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि तुम जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जो सारिका जिस बैकग्राउंड से बाहर निकली थी उस बैकग्राउंड के अंदर कोई भी वुमेन, कोई भी लेडी जॉब नहीं कर रही थी।
इसलिए जो सारिका थी उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था ये अपने फैमिली मेम्बर्स की बात को मना करके अपना करियर शुरू करना। तो उसने वही किया, उसने अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स की बात को इग्नोर किया और अपने करियर के ऊपर आगे बढ़ी वो, और अपना करियर उसने एक इंडिपेंडेंट अपना करियर शुरू किया। और उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो एक इंडिपेंडेंट करियर शुरू करेगी और वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसके टाइम पे, उसके जनरेशन के टाइम पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दरवाज़ा खोल रही थी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, जिससे वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सन बन सकती थी। तो ये थी हमारी द स्टोरी ऑफ सारिका। अब आगे बढ़ते हुए हमारे पास इन तीनों स्टोरीज़ का कंक्लूजन जो निकल के आता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टोरी थी द स्टोरी ऑफ जनार्दन, उसके अंदर जनार्दन पार्टिसिपेट कर रहा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, यानी द ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज जो हो रही थी ग्लोबलाइजेशन के पीरियड पे, उसमें जनार्दन एक सपोर्ट के एक मीडियम के रूप में काम कर रहा था। सेकंड स्टोरी के अंदर जो रामधारी ने परचेज किया, पहले एक तो यूएस की डॉल परचेज की और अगले साल चाइना की साइकिल परचेज की। तो ये हमें मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड से दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक, हमें ये जो हमारे पास ये इम्पैक्ट होता है, ये कल्चरल और एक मार्केट के अंदर जो हमारे पास इम्पैक्ट डालती है चेंज और मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इस बात को ये सेकंड स्टोरी जो है वो दर्शाती है। अब हम तीसरे स्टोरी की बात करें, द स्टोरी ऑफ सारिका। अब जो सारिका थी उसने एक कॉन्फ्लिक्ट फेस किया, एक वैल्यूज़ का कॉन्फ्लिक्ट फेस किया, जो कि उसके सामने जो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले नहीं थी, जो कि वो अब आई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन टाइम पे नई एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा जरूर मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, यानी वो कंपनीज जो एक से ज़्यादा देशों के अंदर फैली हुई है, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी होगी, ऐसे ही एप्पल होगी, सैमसंग होगी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो एमएनसी जो है तो दूसरी कंट्रीज़ की, पर फैली हुई है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। तो सारिका के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो एमएनसीज को, जो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी उनको ज्वाइन करे, पर जो उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके रिलेटिव्स थे जिनके टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी और जिनके टाइम पे जो वुमेन्स थी वो जॉब नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पर सारिका ने उनकी प्रोटेस्ट को इग्नोर किया और एमएनसीज यानी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी उनको ज्वाइन किया। तो ये थी हमारे पास जो तीनों स्टोरीज का कंक्लूजन था, वो हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आता है एक दो लाइन के अंदर, वो हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हुए हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बातें करेंगे। अब इस टॉपिक के ऊपर हम 5 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट हमारे पास है कि जो फार्मर्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि जो एमएनसीज से उन्होंने सीड्स खरीदे थे और उन सीड्स से जो उन्होंने क्रॉप उगाई थी वो क्रॉप जो है वो फेल हो चुकी है, अब वो कर्ज ना चुका पाए। जो उन्होंने लैंडलॉर्ड से कर्ज लिया था एमएनसीज से सीड्स खरीदने के लिए, जो कि एमएनसीज क्योंकि भारी मात्रा में सीड्स खरीदे थे और एमएनसीज से सीड्स खरीदे थे, यानी मैक्सिमम रेट पे सीड्स खरीदे थे और उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उन्होंने लैंडलॉर्ड से कर्ज लिया था, जो कर्ज वो चुका नहीं पाए थे क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स थी वो फेल हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने एट लास्ट अपना सॉल्यूशन ढूंढा और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सुसाइड हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब हमारे पास जो दूसरा एस्पेक्ट निकल के आता है वो है कि इंडियन कंपनी यूरोपियन कंपनी के द्वारा खरीद ली गई है। अब जो इंडियन कंपनी के करंट ओनर्स थे उनके प्रोटेस्ट के बावजूद भी जो यूरोपियन कंट्री थी उनकी कंपनी ने इंडियन कंपनी को एक्वायर कर लिया, इंडियन कंपनी को खरीद लिया। अब देखिए दोस्तों, जो इंडियन कंपनी है, जो इंडियन कंपनीज है, जो इंडियन अपने देश की कंपनीज है, उनका प्रभाव अपने देश के अंदर कम है, बल्कि एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका प्रभाव ज़्यादा है। तो इंडियन कंपनी की वैल्यू जो रैपिडली डाउन हो जाएगी, तो एमएनसीज जो यूरोपियन कंट्रीज की कंपनी है वो इंडियन कंपनी को ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेगी, जिसकी मदद से हमारे पास जो ग्लोबलाइजेशन है उसका सेकेंड न्यू एस्पेक्ट हमारे पास ये निकल के आता है। अब जो हमारे पास तीसरा एस्पेक्ट है वो है कि मैनी रिटेल शॉपकीपर्स फियर दैट दे वुड लूज द लाइवलीहुड इफ सम इंटरनेशनल कंपनीज ओपन रिटेल चेन्स इन द कंट्री। अब जो तीसरा एस्पेक्ट ये कहता है कि हमारे पास कोई लाइवलीहुड सोर्स नहीं बचेगा, कोई हमारे पास इनकम सोर्स नहीं बचेगा अगर फॉरेन कंपनीज, अगर एमएनसीज ने अपना चेन सीधा सेटअप कर ली इंडिया के अंदर, तो हमारे पास जो इंडियन लोकल ट्रेडर्स थे, जो इंडियन लोकल शॉपकीपर्स थे, उनके पास कोई इनकम नहीं बचेगी, इनकम सोर्स नहीं बचेगी, उनके पास कोई लाइवलीहुड सोर्स नहीं बचेगा, क्योंकि जो एमएनसीज है वो डोमिनेंस कर लेगी अपने उस एरिया पे, अपने मार्केट पे, इंडिया के मार्केट पे वो डोमिनेंस कर लेगी एमएनसीज। और फिर इंडिया के जो लोकल पीजेंट्स थे, लोकल शॉपकीपर्स थे, उनके पास कोई सोर्स नहीं बचेगा और वो एमएनसीज को ज्वाइन करेंगी और एमएनसीज की वजह से
एमएनसीज जब उनकी कंपनीज को, उनकी जो दुकानें हम उनका काम संभालेगी तो उन जो शॉपकीपर्स थे उन ऑनर्स के पास कोई भी काम करने के लिए बचेगा नहीं, तो उनकी लाइवलीहुड के ऊपर डेंजर हुआ, उनकी इनकम सोर्स के ऊपर डेंजर हुआ, उनकी जो लाइफ थी उसके ऊपर डेंजर हुआ। ये तीनों चीज़ें अफेक्ट होती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो चौथा एस्पेक्ट है कि अ फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई वाज अक्यूज्ड ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम एनी अनदर फिल्म इन द हॉलीवुड। अब इस चौथे एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर संकेत किया गया है कि हमारे पास जो फिल्म प्रोड्यूसर है मुंबई के अंदर, जो बॉलीवुड का फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने मजबूरन एक स्टोरी ली जो कि हॉलीवुड की फिल्म से रिलेटेड थी। मतलब उसने हॉलीवुड की फिल्म की स्टोरी को कॉपी करके एक मुंबई के अंदर हमारी बॉलीवुड फिल्म बनाई। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब हमारे पास फिफ्थ और लास्ट नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे पास जो आता है वो है कि अ मिलिटेंट कॉप ग्रुप इशूड अ स्टेटमेंट थ्रेटनिंग कॉलेज गर्ल्स हु वियर वेस्टर्न क्लोथ्स। अब जो वेस्टर्न क्लोथ्स जो गर्ल्स पहनती हैं उनके ऊपर एक मिलिटेंट कॉप ने ऑब्जेक्शन किया, एक थ्रेटन किया उन गर्ल्स को जो वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनती है, क्योंकि वो वेस्टर्न क्लॉथ्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज से वो क्लॉथ बिलोंग करते हैं, जो कि यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज है। वो जो क्लॉथ्स बनाती है उनके ऊपर जो मिलिटेंट ग्रुप थे उन्होंने थ्रेटन किया, उनके ऊपर प्रोटेस्ट किया। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास जो एग्जाम्पल भाई अफगानिस्तान के अंदर है, तालिबान। अब हम कुछ एमएनसीज के प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी, डिटॉल, लाइफ बॉय, एप्पल, सैमसंग, वीवो, जो ये फ़ोन की कंपनीज हो, होंडा, फोर्ड, जैगवार, ये सारे जो कार्स की कंपनीज होगी। तो ये सारी जो कंपनीज है जिनके बारे में हम बात की है, हाँ सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि विदेशों के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर सेल करती है अपने प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल अपना फ़ोन का प्रोडक्ट बनाती है, वो एप्पल जो है वो यूएस की कंपनी है। अब ले लीजिए आप होंडा है, वो जापान की कंपनी है। ऐसे ही जो बाहर की कंपनी है वो इंडिया के अंदर आके अपना डोमिनेंस कर रही है, जबकि जो इंडिया की कंपनी है वो उसकी प्रॉस्पेरिटी, जैसे यूरोपियन कंपनी आती है, जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर सेटअप होती है, इंडिया की कंपनी की प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। और ग्लोबलाइजेशन का जो मेन पॉइंट है वो यही बताता है। यही ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर के ऊपर मेन फोकस इसी बात का है। पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि हम जो फॉरेन हमारे पास जो दबदबा है, जो फॉरेन हमारे पास जो प्रॉस्पेरिटी है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि इंडियन प्रॉस्पेरिटी, इंडियन कल्चर, इंडियन हमारे पास कंपनीज वो कम हो रही है। फॉरेन कंपनीज एमएनसी ज़्यादा दबदबा, ज़्यादा प्रभाव डाल रही है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जबकि उन कंट्रीज़ की जो कंपनीज है, उन कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो धीरे धीरे उनकी प्रॉस्पेरिटी घट रही है, कम हो रही है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में अच्छी तरह जाने होंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल एंड हिटिंग द बेल आइकन। गुड बाय, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।